नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। महाराष्ट्र में चल रहे मराठी भाषा विवाद को लेकर राज्य और देश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को मारने वालों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को मारने वालों में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र के रहने वाले उर्दू भाषियों को मारकर दिखाएं। इसके पहले भी दुबे ने महाराष्ट्र के ठाकरे बंधुओं की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकी मसूद अजहर से की। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी सांसद ने हिंदी भाषा बोलने पर मारपीट करने वाले लोगों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाएं। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी इस चुनौती को मराठी भाषा में भी पोस्ट किया। आपको सुना देते हैं क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सामने आई। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। अब समय आ गया है कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में वो हमारे गठबंधन के विरोधी हैं और महाराष्ट्र में उनका गठबंधन उन दलों के साथ। बिल्कुल ठीक है। हिंदी राष्ट्र में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है और मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ साथ हिंदी को भी पूरी तरह सम्मान देने का काम उन लोगों को जो हिंदी विरोधी है या हिंदी के विरोध की बात कर रहे हैं उनको देना चाहिए। और ये राष्ट्र की आत्मा हिंदी है। हिंदी संस्कृत अपनी मातृभाषा है, इसको सम्मान देना ही पड़ेगा। कौन थोप रहा है हिंदी? ये संजय राउत हो या बाकी ये जो लोग आज हिंदी का विरोध कर रहे हैं, क्या इनको नहीं पता कि हिंदी देश की मातृभाषा है और हिंदी केवल एक मातृभाषा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। का प्रश्न उठना बड़ा दुर्भाग्यजनक है और मुझे तो आश्चर्य है कि भाजपा कैसी पार्टी है जो राजभाषा को जब सत्ता में नहीं थे तो राष्ट्रभाषा की बात करते थे और आज आप उसको राजकाज की भाषा भी नहीं बना सकते। त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत उनकी सरकार ने हिंदी में पढ़ाई करवाने 5 कक्षा तक हिंदी को पढ़ाए जाने से इनकार कर दिया। और ये जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, आप जब बांटो और वोट कमाओ की राजनीति करेंगे तो यही परिणाम होता है। आपने महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए मराठा और नॉन मराठा का नारा दिया। आपने मराठाज के खिलाफ नॉन मराठा को संगठित करके चुनाव जीत लिया, अपनी सरकार बना ली। और अब आज दूसरे लोग भी तुम्हारी जो तुमने किया उसी का जवाब देने का काम कर रहे हैं। अब आपके गले गले आ रही है और सरकार तुम्हारी इतनी कायर है कि उसने अपना आदेश वापस ले लिया। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा विवाद को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और उसमें सभी पार्टियां कूदती हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस तरह के मुद्दे उठा देती है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे ने भी साफ तौर पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकी मसूद अजहर से तुलना की है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी हैं,
कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि क्या भाषा विवाद को लेकर जो सभी सियासी दल हैं वो अपने अपने तरीके से विरोध करने से लगे हुए हैं या फिर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोषी करार देने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले अभिषेक अहलावत जी, आपसे सवाल करूंगा मैं, ये जो पूरा विश्लेषण है आपसे चाहूंगा कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, और ये कोई ताजा मामला है भी नहीं। अगर महाराष्ट्र की बात करें, भाषा विवाद ये ताजा मामला है भी नहीं, आखिर क्यों अभी ये उठा और क्या कुछ इसके कारण है? सर्वप्रथम पैनल में मौजूद अपने सभी बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दुख की बात यह है कि भाषा का जब जन्म हुआ होगा आदिकाल में, तो उस समय लोगों ने ये सोचा होगा कि लड़ाई झगड़ा ना करें, बातों से मुद्दे उसको सुलझा लें, इसलिए हमें लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल। आज हम किस जगह पहुंच गए हैं? जो आदि मानव ने उस समय के एक हंटर गैदरर को इतनी समझ थी कि बातचीत का माध्यम है भाषा, इससे अलग कुछ नहीं। बिल्कुल। आज हम उस पर लड़ाई कर रहे हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तो पुष्पेंद्र भाई आपको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ बिहार से नौकर आते रहे हैं, किसानी से हम रहे हैं, तो 4-5 नौकर हमेशा रहे हैं। तो आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, हमारे यहाँ की भाषा हरियाणवी है। हाँ। हम उनकी भाषा सीख लेते हैं। तो रे बाबू क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो का, बहुत छितर देंगे। और अहलावत जी एक बात और है, जैसा अभी आपने बताया कि हम किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और बाहर से लोग आते हैं, जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है तो धान लगाने के लिए भी बिहार से लोग आए होंगे, लेकिन हम ये सब चीज दरकिनार करके उनको अच्छे से ये भी पूछेंगे भैया खाना वाना आराम से खाना, अच्छे से खाना, पेट भर के खाना, लेकिन इस तरह का विवाद पैदा नहीं होता। नहीं, हम उनको अगर गाली भी देंगे तो भैया उनकी भाषा में देंगे। हाँ, उनको समझ तो आए। अब कर्नाटक में कोई ऐसा व्यक्ति, एक हम जैसा एक आम व्यक्ति पहुंच जाए और वो कन्नड़ भाषा में हमें गाली देने लगे, हमें क्या पता वो हमारे लिए क्या कह रहा है। बिल्कुल भाई, हमारे लिए क्या मिष्ठा पान वो कर रहा है, किस तरीके की बात कर रहा है, और हमको तो जानकारी नहीं है। तो सीखना उन्हें चाहिए। मेरा मानना है कि आप ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि जो यूपी बिहार से लोग आते हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए। वो वहां के पे आके उद्यम करते हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके वहां पे अपने ऑफिसेस बनाए, वहां पे उद्यम करा, वो वहां मेहनत करते हैं। उनके टैक्स के पैसे से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो उनका खर्चा चलाती है। तो ये विवाद अफसोस की बात है, और ये ऐसी पार्टियां करती हैं। देखिए, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे, इनको हम जो हैं बड़े अच्छे नेता के तौर पे, सनातनी नेता के तौर पे मानते रहे हैं, परंतु हमें सच्चाई को देखना पड़ेगा। इनकी राजनीति की बुनियाद चेन्नई के, जिन्हें तंबी कहते थे ये लोग, चेन्नई वालों के खिलाफ से शुरू हुई, उसके बाद यूपी बिहार वालों के ऊपर आ गई। ठीक। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं पहली बार मुंबई गया तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, किसी पढ़ाई के एग्जाम देने के विषय में मैं मुंबई गया। तो हमारे यहाँ तो आलू के पराठे स्टेपल डाइट होती है एक स्टूडेंट की। तो सुबह सुबह मैं एक होटल में पहुंचा, मैंने कहा भैया पराठे ला दो। भाई वो मेरे तरफ बड़े ही हट के पड़ा। तो हम भी गर्म खून के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र। मैंने कहा क्या कह रहा, मेरी समझ मतलब मैंने उसके साथ हरियाणवी में अपनी लोकल भाषा में बात करनी शुरू करी। तो उसने मेरे को समझाया कि यहाँ पे भैया गाली है, आप भाव बोलो। अच्छा, ठीक है, हाउ भाव। मेरे को मराठी भाषा बड़ी प्यारी लगी। मैं बताऊं, मेरे को मराठी भाषा से बड़ा प्रेम है। मेरे वो उसमें संस्कृत के बड़े अच्छे शब्द हैं, मैं सीख गया हूं। परंतु किसी को मजबूर करना मराठी सीखने के लिए, ये गलत है, ये पाप है। ये तो अहलावत जी वही बात हो गई, जबरदस्ती किसी से जय श्री राम बुलवाना कि भैया बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वही बात कह रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है जो देखने में आ रही है, ये जो मनसे और शिवसेना जो कर रही है वो प्रताड़ित कर रही है फेलो हिंदूज को, जो हिंदू ही हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके, मुसलमानों के एरिया भी है मुंबई में, मैंने खुद देखे हैं, वहां सब हिंदी ही बोलते हैं। वो कहे जाए उर्दू हमारी ही बच्ची है। उर्दू संस्कृत की बच्ची हिंदी, और हिंदी की बच्ची है उर्दू। मुझे उर्दू से कोई परहेज नहीं है।
परंतु ये मनसे वालों का दोगलोपन और हिपोक्रेसी दिखाती है। जिस तरह की नहीं, एलावत जी, यहाँ पर सामने तो कहते हैं हाँ। कि नहीं, आप जैसे बोलना चाहो बोलो। केवल फेलो हिंदू के साथ ये अत्याचार, ये गलत है। ये तुच्छ राजनीति के लिए देश को, धर्म को न केवल आप बदनाम कर रहे हैं, हाँ। बल्कि कमजोर भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एलावत जी, राज ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने तो भाषा का विरोध किया ही नहीं, हम तो जो ये पॉलिसी लेकर आए थे बीजेपी सरकार कि 1 से 5वीं तक के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा, हम तो इसका विरोध कर रहे थे। इसमें समस्या क्या है भाई? मराठी भाषा अल्टीमेटली संस्कृत से ड्राइव्ड है और हिंदी, आप एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, ये तो राजनीतिक लोग हैं। मैं हजार इतने बिजनेसमैन को जानता हूं जो गुजरात से हैं, जो चेन्नई से हैं, जो बेंगलोर से हैं, मेरे खुद के जिनके साथ टर्म्स हैं, वो सब हिंदी में बात करते हैं। उनको टूटी फूटी आती है, पूरी कोशिश करते हैं जब वो फैक्ट्री विजिट करने के लिए आते हैं कि वो हिंदी में बात करें। बताइए, आज से इतने साल पहले जब हमारा देश में ये तमिल भाषा आज की तो नहीं है, चोला वंश कोई आज तो नहीं था, बहुत पहले था। क्या उस समय आपस में बातचीत नहीं होती थी, आपस में व्यापार नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो लोग बोल नहीं पाते वो भी तो भावनाओं से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सरकार का ये ध्येय है कि हमारे देश में एक भारतीय भाषा, हाँ। जिसको बॉलीवुड के माध्यम से पब्लिसाइज कर दिया गया है और लगभग पूरा ही देश उसको जानता है, चाहे कोई डिनाई करता रहे, तो उस भाषा को अगर आप सीख लोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या है? मैं तो अपने बच्चे को फ्रेंच भी पढ़वा रहा हूँ, जर्मन भी पढ़वा रहा हूँ, संस्कृत भी पढ़वा रहा हूँ, और हिंदी और इंग्लिश तो है ही। तो बताइए, मल्टीलिंगुअल होने में बुराई क्या है? बिल्कुल, मेरा तो सवाल यह है। ठीक है। और फिर ये कहना किसी व्यक्ति को कि नहीं, अगर तुम इस इलाके में आए हो तो जब तक तुम मराठी नहीं बोलोगे तब तक तुम हमें तुम्हारे से वो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मत करो व्यापार, उसके मुंह पे जाके थप्पड़ क्यों मार रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी? इसका मतलब यह कि वो पुरुषार्थ नहीं करते। मैंने देखा है शिवसेना और मनसे का, मैं जैसे मुंबई में जो मेरा समय बीता है उसमें मैंने देखा है, ये सफेद कपड़े पहनते हैं, मोटी मोटी सोने की चैनें पहनते हैं, और हेल्थ एनी वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, ये मराठी में मैंने लिखा हुआ देखा है, हेल्थ एनी वेल्थ बार का नाम देखा है मैंने, ये मुंबई में। ठीक है। ये सारे नेता वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से जैसी शराब पीते होंगे उसी तरीके की ये बातें करते। बिल्कुल। शशांक रंजन जी, क्योंकि ये विवाद कोई नया नहीं है, 50 के दशक से ये विवाद चलता हुआ आ रहा। पहले बाला साहेब ठाकरे, फिर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे लगातार समय समय पर इस विवाद को हवा देते रहते हैं। आप कहां पर खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। यह जो भाषाई विवाद समय समय पर विभिन्न प्रकार की मानसिकता के लोगों के द्वारा सामने आती रहती है, यह जो है राष्ट्र हित में नहीं है। मैं तो बचपन से यह सुनता आया हूं कि भारत विविधता में एकता वाली देश है, और इस विविध संस्कृतियों के एकीकृत भारत पर एक प्रकार से कहा जाए तो प्रहार है यह भाषा विवाद, कि कोई जो है हमें बांटने का प्रयास कर रहा है, हमारे भाईचारा को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। वो कौन है? ऐसा करने वाले व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी विचारधारा से संबंध रखता हो, वह न केवल देश का दुश्मन है, बल्कि वह हमारा और आपका भी दुश्मन है। लेकिन ऐसे तत्वों के विरुद्ध सत्ता और विपक्ष दोनों को एक मंच पर आकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। और जो भी तत्व भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने का काम करे, ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस मौके पर सरकार के द्वारा जो भी कदम बढ़ाए जाएंगे, मैं उसका एक विपक्षी होने के नाते स्वागत करूंगा, यह कहते हुए कि सरकार का उठाया हुआ कदम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है।
शशांक रंजन जी, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा विवाद पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, यह अगर देखा जाए हाँ। तो इस प्रकार की बातें जिन तत्वों के माध्यम से हो रही है उन तत्वों का भारतीय जनता पार्टी से पुराना संबंध रहा है। आज वे कहीं भी रहें, किसी के भी साथ रहें, लेकिन एक लंबे कालखंड तक उनका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा है और वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को निशाना तो बनाया ही जाएगा। जी ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि अब आपकी पार्टी की सरकार है, खुद जो सीएम साहब हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो मराठी है वो महाराष्ट्र की संस्कृति है, यहाँ की पहचान है और उसको सबसे ऊपर रखा जाए। पुष्पेंद्र भाई, शशांक रंजन जी, अभिषेक जी, मेरे सभी इंडिया वॉइस के दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में मराठी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, वहाँ के ये भी कहा कि हर नागरिक को सीखना भी चाहिए। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, ये उन्होंने कहा है और हमने तो इतिहास भी पढ़ा है और शिवाजी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ या पश्चिम बंगाल से हूँ या मध्य प्रदेश से हूँ या बिहार से हूँ, कहीं से भी हूँ, तो ऐसा कुछ हो कि हम अपने देश की किसी भाषा का सम्मान नहीं करते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, 140 करोड़ देशवासियों ने भी पढ़ा है कि हमारे भारत देश में एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी। मतलब हमारे देश में हर 3 कोस पर भाषा बदल जाती है और हर 1 कोस पर, मतलब हर 3 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, जमीन का पानी, और हर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। ऐसे देश में हम लोग रहते हैं और ऐसे देश में यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यदि वो अमानवीय कृत्य करती है, नैतिकता के खिलाफ जाते हैं, वो किसी को मारते हैं, पीटते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भाषा सीखता है तो अपनी स्वेच्छा से सीखता है। मैं अपनी भी बता देता हूँ, मेरे को चाइनीज भी आती है, मैं साउथ में रहा, मेरे को साउथ भी आती है, साउथ की मेरे को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मेरे को ब्रज भाषा भी आती है। तो ऐसा नहीं, मेरे को लोकल मेरे गांव की भाषा भी आती है। तो जो व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ भी सीखना चाहे वो स्वेच्छा है, वो स्वतंत्रता है हमारे देश में। यही लोकतांत्रिक हमारे अधिकार है, नैतिकता के अधिकार है, कर्तव्य का, मतलब बहुत सारे संविधान में ऐसे कानून हैं जो जिससे व्यक्ति स्वतंत्र है। तो इसलिए क्या सिद्ध होता है कि शिवसेना इस समय विपक्ष के साथ है, इंडी गठबंधन के साथ है। इंडी गठबंधन जो संविधान की बातें करता है कि संविधान खतरा में है, तो अब मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष की पार्टी के सभी नेताओं से कि अब ये संविधान को खतरे में डालने वाला विपक्ष और इंडी गठबंधन है या नहीं है। ये इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं 140 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना जो है वो इंडी गठबंधन में जुड़ी हुई है। इंडी गठबंधन जो इस समय विपक्ष है हमारा भारत देश का, और विपक्ष में जो बार बार संविधान लेकर के घूमते हैं लोग, कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो क्या ये संविधान खतरे में नहीं है? बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, गरीब किसान मजदूर लोग यदि महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वहां जाकर के जीवन यापन कर रहे हैं और वहां पर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र वालों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए
कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग मजदूर और गरीब लोग यहाँ पर आकर के अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी इसमें एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए पुष्पेंद्र भाई। हम लोगों के महाराष्ट्र में जाकर के वो लोग इनको इतनी सुख सुविधाएं प्रदान करवाते हैं कि जिससे उनको दिक्कत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे आलू की खुदाई होती है तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार की लेबर आए, बिहार की लेबर बहुत काम करती है। फैक्ट्रियों में, मैं जूता व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, फैक्ट्रियां हैं हम लोगों की आगरा में, वो लोग कहते हैं कि यार दिल्ली में बहुत सारी बिहार की जो टीम आती है कि वो बहुत मन लगा करके काम करती है, काश हमें भी कुछ टीम मिल जाए आगरा में तो हमारी फैक्ट्री भी धन्य हो जाए। और महाराष्ट्र के लोग उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि शर्म के मारे उन्हें चुल्लू और डूब मरना थी। यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं कड़वी बात कहूंगा पुष्पेंद्र भाई, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा उन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन 6 करोड़ बांग्लादेशियों को, उनमें से मैं कहनी नहीं कह रहा 6 करोड़ महाराष्ट्र में होंगे, लेकिन 1 करोड़ होंगे, 50 लाख होंगे, कुछ तो महाराष्ट्र में होंगे, उनको निकाले, उनसे कहें कि मारामारी पड़े, उनको वो घुसपैठी है, वो आतंकवादी है। नहीं, अब सरकार तो आपकी ही है वैसे। उनको देश से अरे मेरे भैया पुष्पेंद्र भाई, सरकार की बात आएगी। नहीं, सरकार की बात इसलिए आ रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपने बोला नहीं ठीक है। देखिए विपक्ष क्या बयानबाजी कर रहा है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है, लेकिन समझना क्या है, तैयारी किस चीज की करनी है मैं बता रहा हूं। लेकिन मेरे को इस लाइन को तो खत्म करने दीजिए। चलिए कर दीजिए, ये लाइन है, इसको खत्म करने दीजिए। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं शिवसेना के उन सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि यार वो उन्होंने असली मतलब कहते हैं ना, अब मैं वैसे शब्द उपयोग नहीं करूंगा, यदि उनमें थोड़ी भी ताकत है तो या तो वो मुसलमान जो रहते हैं वहां पर उनके इलाके में जाकर के मराठी पढ़वा के दिखाएं, चलो उनको भी भूल जाओ, वो भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जो घुसपैठिए आ चुके हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो घुसपैठिए महाराष्ट्र में और मुंबई में घुसे बैठे हैं, जब इन्होंने असली माँ का दूध पिया है तो वहां जाकर के उन्हें भगा करके दिखाएं। सरकार से पूछ करके नहीं ये मार रहे हैं लोगों को, सरकार से नहीं कह रहे हैं कि मैं ये आरोप कर रहा हूँ, ये जा करके किसी भी गरीब को पकड़ते हैं, उससे मराठी करवाते हैं, वो नहीं बोल पाता उसे मारने लगते हैं, टूटने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। यदि ये थोड़ा भी इंसानियत दिखाए और उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मार के दिखाए, भगा के दिखाए, मैं जान जाऊंगा, लेकिन इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ठीक है, मुस्लिम मतलब एक वोट बैंक की राजनीति करनी त्यागी जी मैं समझ गया, इनको वो वोट चाहिए। बिल्कुल त्यागी जी मैं समझ गया। और वोट बैंक की राजनीति विपक्षी थोड़ी कर रहा है, ठीक है, जो मौजूदा सरकार है वो भी कर रही है, उसका मैं बता देता हूं। अभी आपने बोला कि बिहार और यूपी से लोग जाते हैं, उनके साथ वहां पर मारपीट होती है, ठीक है। शुरू में ही बोला कि ये कोई नया विवाद नहीं है, पहले से ही विवाद चलता हुआ आ रहा, ठीक है। तो इस चीज को लेकर तो वहां की मौजूदा सरकार को कुछ ना कुछ नियम बनाना था, पहले से ही तैयार रहना था कि भैया बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ चलता है इलाहाबाद जी, अतिथि देवो भव, ठीक है। तो उस आधार पर, उस परंपरा पर चलें, ठीक है। किसी को परेशान ना करें कि वो आपकी भाषा नहीं बोल पा रहा तो आपने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। और इलाहाबाद जी आपको याद होगा जब बाला साहेब जी का निधन हुआ था तो एक 2 लड़कियां थी, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था कि इतने बड़े नेता के लिए आखिर पूरा महाराष्ट्र बंद करने की क्या जरूरत है, जो छुट्टी घोषित कर दी थी। तुरंत ही पुलिस ने उनको उठा लिया। बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने उस समय एक बहुत बहादुरी का काम दिखाया था, जिस समय पूरे देश के जो बीजेपी के जो नेता हैं, जिन बीजेपी के नेताओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, आडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो अकेले व्यक्ति बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने छाती ठोक के कहा था कि बाबरी मस्जिद ढाने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता थे। हाँ। और आपको विगत होगा, आपको ज्ञात होगा कि वो यहाँ पे यूपी में आए भी, उनकी पेशी भी लगी कोर्ट में। तो इस वजह से वो इंटरनेशनल मतलब पूरे भारत में उनके एक इज्जत बन गई, इंटरनेशनली वो एक आइकन बन गए। राइट। पर हकीकत तो यही है कि वो एक भाषाई, एक क्षेत्रीय राजनीति कर रहे थे। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्षेत्रीय राजनीति करना कोई बुराई नहीं है, परंतु आप जब दूसरे को केवल इस वजह से मार पिटाई पे उतर आओ कि भाई तुम्हें हमारी भाषा नहीं आती, तुम बाहर के लोग, ये भी मैं मान लूं बाहर का आदमी है, भाई तुमने, चलो मैं मान लेता हूं आपको कोई भी बाहर का आदमी पसंद नहीं है, ये भेदभाव क्यों,
ये हिपोक्रेसी क्यों? जब आमिर खान, शाहरुख खान, इनके दरबार पे आप नतमस्तक होते हो, जो मनसे वाले हैं राज ठाकरे जी, इनके मैं एक क्षमा के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने मंशा जताई थी अयोध्या आने की, और वो अपने एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि आके दिखाएं, तो उस समय मैंने इनका साथ दिया था। ये कहा था कि वो हिंदू हैं, सनातनी है, और उनका अधिकार है बिल्कुल कि वो अयोध्या आ सकते हैं और उनका दर्शन करने का अधिकार है। पर आज मैं बहुत आहत हूं उनके जिस तरीके की वो बातें उनकी पार्टी जिस तरीके से कर रही है। इससे पता चलता है कि राजनीति में कितने उछले लोग हैं। वो मिनट मिनट में अपने आइडियल्स बदलते हैं। कुछ दिन पहले तक वो तिलक लगा के आया करते थे। इस बार जब उद्धव ठाकरे के साथ उनका जो मंच पे जिस तरीके से उन्होंने भाई भरत मिलाप दिखाया, वो नीले रंग का दुपट्टा डाल के आए थे। उससे मतलब क्या है आप देख सकते हैं वीडियो में। हाँ, वो देख भी रही है। कोई तिलक नहीं है, वरना वो हमेशा मीडिया के सामने पॉडकास्ट रखे हैं इनके दुनिया भर के, अपने घर में कर्ली टेल्स मतलब खाने के पॉडकास्ट कर रहे हैं। और इनके पास एक भी एमएलए की सीट नहीं है, एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, और ईश्वर ने अगर चाहा तो शायद बीएमसी में भी इन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। और एलावत जी आपको शायद करने की जरूरत है। मेरे वहां के मित्र हैं, कुछ जगह पे कमजोरी कर रहे हैं, और उसमें जिम्मेदारी मैं यहाँ सत्येंद्र त्यागी भाई हालांकि अपने यूपी से है, परंतु फिर भी मैं सवाल रखना चाहूंगा कि हमारा नेतृत्व क्या सो रहा है? क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि हमारे देश में इस तरह की अराजक बातें चल रही हैं? पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, मेरी समझ में आता है वहां आम आदमी पार्टी है। वेस्ट बंगाल में एंटी हिंदू पूरा एक तरीके से कैंपेन चल रही है, मैं समझ सकता हूँ, वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। केरला में चल रहा है, मैं वहां पे भी समझ सकता हूं कि वहां पे आपकी सरकार नहीं है। परंतु महाराष्ट्र में आपके देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, आपके एक तरीके से सबसे यंग टक्स में से हैं। सत्येंद्र त्यागी भाई, ये सवाल मेरा आपकी तरफ है कि क्या कारण है कि हम ऐसे अराजक तत्वों को, हमें मालूम है पूरे देश की एकता के लिए खतरनाक है, चंद वोटों के लिए महाराष्ट्र हार जाना मंजूर करिए, इन लोगों को जेल भेजिए। त्यागी जी देखिए, अभिषेक भाई ने जो बात कही है उस बात से मैं भी सहमत हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आप देखना, जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस तरीके के कृत्य किए हैं या इस तरीके के काम किए हैं, इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो जीरो टॉलरेंस के साथ काम करती है, और इस मैंने कई बार बोला, जितनी बार भी हुआ है, और जब भी इस तरीके के केस आते हैं, चाहे प्रयागराज में कहीं भी कई बार आए, और मैंने वो एक बार डीएम और सीएमओ वाली बात भी आई थी, मैंने बोला था कि सीएमओ निष्कासित किया जाएगा, और नेक्स्ट डे हुआ था, योगी जी ने उसको निष्कासित किया भी था। नहीं, तो अब वही है ना, यूपी और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फर्क है ना। अगर महाराष्ट्र में जीरो टॉलरेंस की नीति करके दिखाएं तो कुछ बात भी बने। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस जी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों ने मारपीट की है, जिनके वीडियो आए हैं, जिनके भी सबूत हैं, उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहती कि इस तरीके की हिंदुओं में, कि हिंदुओं को बांटा जाए, चाहे जाति के रूप में, चाहे धर्म के रूप में, चाहे समुदायों के रूप में, या किसी भी तरीके से। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से, चाहे कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक उनको बांटने की बात करती है, और हमेशा कहती है कि हम दलितों के मसीहा हैं, दलितों के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि इस समय महाराष्ट्र में जिनको पीटा जा रहा है, क्या अब वो गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नहीं रहे उनके लिए? अब उनको जब पीटा जा रहा है तो एक भी व्यक्ति का बयान क्यों नहीं आ रहा है? ये पूछ लेते हैं शशांक जी से। दलितों के साथ अन्याय है, शशांक जी, इस पूरे मामले को लेकर, ठीक है,
ठीक है शशांक रंजन जी, इस पूरे मामले को लेकर आपके बड़े नेताओं का कुछ बयान आया है सामने? देखिए, मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि विधि व्यवस्था बरकरार रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सवाल ये और पूछा है सबसे कि आपके अच्छी किसी बात बड़े तो ये है नेता का बयान आया है क्या? कि महाराष्ट्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में प्रांतीय सरकार चल रही है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नहीं, मुझे बताइए कांग्रेस को समस्या है या नहीं, क्योंकि किसी बड़े नेता का बयान नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी को तो ऐसी चीजों से समस्या होगी ही। यह तो कांग्रेस पार्टी ही है जो कि 70 सालों तक देश को एक सूत्र में पिरोए रखा और आज देश में इस प्रकार से जो है भेदभाव का समावेशन किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इसे कैसे स्वीकार कर सकती है? यह कांग्रेस पार्टी के लिए स्वीकार किए जाने लायक बात नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करती है और सरकार के साथ खड़ी रहेगी। अगर सरकार ऐसे तत्वों के विरुद्ध काम करती है तो अभी अभी हमारे सत्येंद्र भाई बोल रहे थे कि जो भी तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनमें अगर हिम्मत है तो वे घुसपैठियों से लड़कर दिखाएं। मैं इस बात पर सत्येंद्र भाई का समर्थन करता हूं कि सत्येंद्र भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर लड़ना ही है तो देश के बाहरी ताकतों से लड़ो, देश के अंदर क्यों लड़ते हो? जो लोग हमारे देश में अनैतिक प्रकार से घुसे हैं उन्हें अगर बाहर निकालने में कोई सहयोग करे तो हमारा देश जो है उन्नति की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमारा देश तो अवनति की ओर चला जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा। नहीं शशांक रंजन जी, आधी बात तो आप वैसे ही खत्म कर देते हैं जब आप खुद त्यागी जी का समर्थन कर देते हैं, क्योंकि फिर लगता ही नहीं है कि कांग्रेस कुछ और बोल रही है और आप सही लाइन में जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन बात को खत्म कर देते हैं। फिर मैं बात को खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं हर समय राष्ट्र की बात पर अच्छी चीजों का समर्थन करता हूं। आप करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहां है? मैंने स्पष्ट कहा है कि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हर कदम के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का कोई अलग से बयान इस पर नहीं आने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर सरकार की आलोचना नहीं की जाएगी अगर कदम उठाते हैं तो। और अगर सरकार हाथ पे हाथ धरे रखती है तो एक विपक्ष होने के नाते हम सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, संसद से सड़क तक हमारी लड़ाई चलेगी। अच्छा ठीक है, एलावत जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो फिलहाल बिहार में चुनाव है और इस मुद्दे को उठाना, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि जानबूझकर मुद्दा उठाया हुआ है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार के लोगों का महाराष्ट्र में आना जाना है, तो कहीं ना कहीं तो मैच खाता है? एलावत जी, ऐसा है कि इंतजाम ये कुछ भी लगाते हैं, परंतु हकीकत ये है कि बिहार का चुनाव 5 की तारीख में क्रूशियल तो हो गया है और कोई भी मुद्दा छोड़ा नहीं जाएगा। निशिकांत दुबे जी के बयान आपने शायद सुने हो। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, परंतु जिस तरह की बातें आज तक ये भाजपा के मेरे भाई कर रहे हैं अभी तक वो देखने को नहीं मिला। अफसोस की बात ये मैं कह रहा हूँ, अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुंबई की हालत जो है वो सुधरी नहीं। बिल्कुल, और अभी आप की तारीख में थी, मैं आपको जब मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम गया था एज ए स्टूडेंट, तब मैं 2004 की बात बता दूं। 2004 में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, हमें ये बताते हुए शर्म आती थी कि हम यूपी के, और वहां पे भैया कहना वैल्यू थी। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ जिसको अपने से बड़ा समझा जाता है उसको भैया कहते हैं, वरना हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भैया कह देना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो बाप को भी क्यों कह के बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और हमारे यहाँ तो बापू कह के बात संबोधन है। ये तो हमने वहां पे जाके देखा कि यार इस तरह की बात गलत है, और वो केवल इस वजह से आई है क्योंकि वहां की लोकल राजनीति ने उनको ये समझाया है कि बाहर के लोगों ने आप क्या रोजगार छीन लिया है, कोई किसी का रोजगार नहीं छीन सकता। मैं कहता हूँ, मैं अपने यहाँ के एग्जाम्पल देता हूँ।
हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, हमारे पुरखे इसी धरती पे खेती किया करते थे। आज हम अधीन हो गए बिहार से आने वाली लेडी के, हम उनके अधीन हैं। हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनसे मोबाइल देना होता है, उनका मोबाइल रिचार्ज करना होता है, बढ़िया खाना देना होता है, और यदा कदा उनके शौक भी पूरे करने होते हैं। शराब के, गुटखे के, सिगरेट के, इस तरह के शौक भी पूरे करने पड़ते हैं, और हम इस तरीके से करते भी हैं। कि मराठियों को पता नहीं क्या सूझ गया है, वो शायद संपन्नता को बहुत देर तक उनको मिल गई, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतिहास में जितने भी साम्राज्य भारत में राज किए, पैन इंडिया जितने भी राज किया, जितने भी साम्राज्य बने हैं, मुगलों को आप भूल जाइए, बहुत थोड़े समय तक नहीं, उनकी राजधानी हमेशा मगध रही है या हस्तिनापुर रही है। और मगध और हस्तिनापुर कहाँ है, अगर आप इसमें रिसर्च कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में सबसे मजबूत एरिया कहाँ। दुष्परिणाम देखिए, जब हम गुलाम हुए तो जब अंग्रेज आए तो उनको ये समझ में आया कि इस एरिया को डेवलप नहीं होने देना। हमारे यहाँ पे बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ दें क्योंकि वो दिल्ली से कनेक्टेड रहा है हमेशा से, और जो पूर्वी यूपी है जिसको कहते हैं, उसमें अवध भी है और भी चीजें हैं, भोजपुरी एरिया, गोरखपुर को आप पूरी तरीके से भोजपुरी एरिया कह सकते हैं। तो हम लोगों का बहुत बड़ा एक कनेक्ट रहा। अच्छा एलावत जी, आप वहाँ महाराष्ट्र पहुंचे भी, अभी आपने बताया, तो वहां पर आपको मतलब जो जेन्युइन बात है क्या देखने को मिली? क्या महाराष्ट्र के लोग जो मराठी हैं वो बाहरी व्यक्ति देखकर उसके बारे में कुछ गलत चीज सोचते हैं, या फिर जिसको मराठी नहीं आती वाले और शिवसेना वाले, हाँ, केवल यही दो, अच्छा, केवल इन्हीं दो को दिक्कत थी। हाँ। आप बात करिए किसी और से, किसी भी पार्टी के और व्यक्ति से, और किसी भी आम मराठी, मेरे साथ मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे साथ सहपाठी रहे हैं, काम में रहे हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं, इनके साथ मेरी बिजनेस एक्सचेंज रही है, अपनी नौकरी के सिलसिले में मेरी बातचीत रही है। मराठी लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। मराठी भाषा मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ी मीठी भाषा है। बिल्कुल। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग कभी नहीं चाहते कि कोई हमारी हरियाणवी बोले। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, तो हमारे यहाँ कोई भी आता है, रंजन भाई और सत्येंद्र भाई, हम कभी नहीं चाहते कोई आए और हमारी कॉपी करे। उसका कारण है, हमें कहते हैं कि यार तू भारी भाषा बिगाड़ देगा, भाई ढंग से बोल, तू ढंग से बोल नहीं पाएगा तो बोलने वक्त तो अपनी भाषा में बात कर, हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे यहाँ की प्रवृत्ति रही है। पूछते भाई आप भी तो सेकंड कर पाओगे, तो ये भावना होनी चाहिए। सीखो तो भाईचारा, हरियाणा से पश्चिम उत्तर प्रदेश। एक बात जोड़ना चाहूंगा अभिषेक भाई, मैं गाजियाबाद में कुछ दिन रहा, मैं चाइना पहले 10-15 साल रहता था, उसके बाद गाजियाबाद में 1 साल रहा। तो मैंने जब बताया कि मैं त्यागी हूँ और आगरा का त्यागी हूँ, तो पहले तो वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, कह रहे त्यागी और इस तरीके से भाषा कर सकता है। उनको लगा कि पश्चिम यहीं का त्यागी होगा, मेरठ का। कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे त्यागी की तो ये भाषा हो ही नहीं सकती, जब तक लठमार भाषा ना हो, जब तक तू तड़ाक ना बोले, तब तक तो मान ही नहीं सकते कि तू त्यागी है। भाई त्यागी तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई मैं यहाँ का त्यागी नहीं हूँ, मैं आगरा का त्यागी हूँ, यहाँ पर तो मैं एक का ऐसे ही हूँ। तो मतलब RSS की शाखा में जहाँ भी जाता हूँ तो मैं शाखा जाता हूँ, तो ये शाखा की बात है। और जो परिचय इस तरीके से बना हुआ। हाँ बिल्कुल। और एलावत जी, जैसा भी आपने वेस्ट यूपी की बात की, तो जो आपस का भाईचारा है या जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जब तक वो तू तड़ाक करके बात ना करे तो ऐसा लगता है सामने वाला नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हम तो स्वागत करते हैं, तो मराठी आ जाए तो तब भी आ जाए। मैं अपना स्वयं का उदाहरण देता हूँ, मैं गुजराती सीखने की कोशिश करता हूँ, मेरे फ्रेंड है मारवाड़ी। मैं जब वहां जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, मैं मराठी बोलने की कोशिश करता हूँ, इसमें बुराई नहीं है। परंतु अगर कोई मजबूरी करे, ये कहे कि भाई या तो बोलेगा वरना थप्पड़ खाएगा, तो भाई फिर उसके लिए तो जवाब बोली होगा। सत्येंद्र भाई भी देंगे, शशांक भाई भी देंगे, विश्वेंद्र भाई, मुझे विश्वास है आप और हम फिर भी गांधी के इतने भी प्रशंसक बने, पर हैं तो हम भगत सिंह के वंशज। बिल्कुल सही बात है त्यागी जी, क्योंकि आरोप त्यागी जी आरोप वही लग रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बनाने से लगी हुई है, क्योंकि बिहार के लोगों का महाराष्ट्र में आना जाना है और कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचा जाए, वो जो दर्द है उसको कुरेदा जाए, और जो कुछ वोट बैंक में यहां फायदा हो सकता है बिहार में,
वो भारतीय जनता पार्टी बना ले। देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। इससे मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन इससे असहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत नहीं की है। ये शुरुआत कर रही है शिवसेना। शिवसेना किसके साथ है? इंडी गठबंधन के साथ। तो ये किसका राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक मुद्दा है इंडी गठबंधन का। लेकिन ये मैं फिर बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको उठाया गया है। इसमें पूरे मराठियों को गाली देना या पूरे मराठियों को कहना या महाराष्ट्र की आम जनता से कहना कि वो गलत है, ये सरासर गलत है। क्योंकि मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि शिवाजी महाराज जी ने भी हिंदू साम्राज्य स्थापित करके दिखाया था। तो हम उस वंश मतलब उस देश के हम लोग वंशज हैं कि जहां पर सब लोग मिलजुल करके और हिंदुओं को कैसे एकत्रित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, कैसे हिंदू साम्राज्य मतलब देश बनाया गया। तो ये सारी चीजें बहुत सारे हमारे इतिहास हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, अपने पूर्वजों को भुलाया नहीं जा सकता। हम इसको नहीं दरकिनार कर सकते कि मराठों ने हमारे हिंदुओं के लिए मतलब कितने त्याग बलिदान करके तब हिंदू साम्राज्य बना था हमारा देश। तो ये कुछ चंद व्यक्तियों की वजह से, कुछ राजनीतिक लाभ लेने वाले नहीं, बिल्कुल त्यागी जी, क्योंकि मराठियों को तो बिल्कुल भी बदनाम नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की वजह से सभी को बदनाम नहीं किया जा सकता। जैसे कहते हैं ना, कुछ आरोपी हो जाते हैं, कुछ माओवादी हो जाते हैं, कुछ जिहादी हो जाते हैं, कुछ आतंकवादी हो जाते हैं। तो ये उदाहरण है कि उनकी वजह से पूरे कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सभी मराठियों को गलत कहना ये सरासर गलत है, लेकिन उनको जरूर गलत कहना चाहिए। हाँ, जो चंद लोग राजनीतिक लाभ के लिए ये अफवाहें फैला रहे हैं, इस तरीके का गलत कृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भी भेजा जाना चाहिए। ठीक है शशांक रंजन जी, क्योंकि अभी त्यागी जी ने साफ आरोप लगा दिया विपक्ष की ये पूरी रणनीति है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और दूसरा ये अभी जो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, शिवसेना भी, और ये सब मिलजुल कर सब कुछ कर रहे हैं। और लेकिन अभी देखने को जो मिल रहा है, ठीक है, जरूर एक गठबंधन बना हुआ है इंडिया गठबंधन, लेकिन पार्टी तो टूटती हुई जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने बिहार में साफ ऐलान कर दिया कि भैया मैं अकेला लड़ूंगा, ठीक है। तो ये जो टैग लगा हुआ है इंडिया गठबंधन का, तो अकेले अकेले क्यों नहीं हो जाते? फिर कम से कम जो आरोप लगेंगे वो सिंगल तो लग जाएंगे। अभी सभी पार्टियों पर एक साथ लग जाते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी आरोप किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर नहीं लग रही है, और समय के साथ गठबंधन बनता और बिगड़ता रहता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें कौन कब किसके साथ हो जाएंगे और कौन कब किससे बिछड़ जाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस घटना से कांग्रेस पार्टी की किसी प्रकार से सहमति नहीं है, और कांग्रेस पार्टी नहीं, बिल्कुल अगर आपकी इस घटना को लेकर आप इस घटना का समर्थन नहीं करते हैं, तो दूसरी बात यह है कि जो आपके सहयोगी दल हैं उनको क्यों नहीं समझाते हैं आप? देखिए, समझाना और सहमति बनाना यह जो है, जब गठबंधन, सत्येंद्र भाई क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सत्येंद्र भाई बाद में कह देंगे, पहले आप अपनी बात करिए जी। यह गठबंधन, नहीं त्यागी जी मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाओ। इनका ये व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी का बयान तो हम जब माने जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आकर के कहें कि नहीं, हम इनके साथ नहीं है, शिवसेना वालों के साथ नहीं है। राहुल गांधी जी जिनके आला कहते हैं ना, आला कमान के लोग हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये आकर के कहें कि कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल भी शिवसेना के जो शिवसेना काम कर रही है उसके साथ नहीं है, हम इसको विरोध में खड़े हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, ये नहीं होना चाहिए, अन्याय है, अत्याचार है, तो हम इसको कांग्रेस का बयान मानेंगे। ये तो हमारे शशांक भाई हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, इतने दिनों से मैं इन्हें जानता हूं, इसलिए मैं इनके व्यक्तिगत
जानता हूं तो इनका ये व्यक्तिगत बयान है, ये कांग्रेस का बयान, इसको नहीं माना जा सकता। ठीक है शशांक जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता और एक प्रवक्ता की नियुक्ति पार्टी के तरफ से आधिकारिक बयान को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पार्टी की तरफ से, लेकिन शशांक जी आप सच बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी से हटकर बोलते हैं, ये तो जरूर मानना पड़ेगा। वो अभी इनका बयान सुना नहीं होगा, अभी पार्टी में इनका बयान सुना नहीं गया होगा। जिस दिन इनका बयान सुन लिया जाएगा, जैसे शशि थरूर जी को अलग किया गया, उनके खिलाफ में बयान आए, जैसे प्रमोद कृष्णन जी के लिए बयान आए और उनको हटा दिया गया, ऐसे जितने भी नेता हैं जो यदि पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो उनको कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। तो अभी हो सकता है शशांक रंजन जी का बयान पार्टी के आला कमान तक नहीं पहुंचा होगा, ये बयान शायद कम लोग मतलब वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, इसलिए बेचारे शशांक रंजन जी अभी बचे हुए हैं। जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन इनके लिए एक निष्कासन वाला लेटर आ जाएगा। शशांक भाई नहीं बिल्कुल शशांक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है। कहना चाहूंगा शशांक मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन मुझे सत्य प्रस्तुत करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, मैं उस दिन पार्टी के इस फैसले का स्वागत करूंगा। बहुत बढ़िया शशांक रंजन, यही आपसे उम्मीद थी। और हाँ एलावत जी। शशांक भाई से मैं पहले से भी बहुत प्रभावित रहा हूँ, परंतु एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये बिल्कुल भी अपनी पार्टी लाइन से डरते नहीं। हाँ। आज की तारीख में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, परंतु मेरा एक मानना है कि जब से राहुल गांधी और माननीय सोनिया गांधी जी आए हैं और इन्होंने जिस तरीके से अपनी मर्जी चलाई है, आप देखिए शशि थरूर जी पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, मैं एक डिबेट में था, वहां पर भी चर्चा थी, शशि थरूर जी क्यों नहीं हो सकते थे पार्टी प्रेसिडेंट। जब आपकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का एक भी व्यक्ति ये डिमांड नहीं करता कि राहुल गांधी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट होने चाहिए, सोनिया गांधी हमारी पार्टी प्रेसिडेंट होनी चाहिए, एक भी नेता का आप नाम बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी से हो जिसने डिमांड की हो कि हमारी तरफ से पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, चलो थर्ड नंबर पे आ जाओ तो प्रियंका गांधी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस का कैडर बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये इस काबिल नहीं। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही। और हाँ, मैं चाहता हूं कांग्रेस में अगर शशि थरूर जैसे लोग कमान में आ जाएं, प्रेसिडेंसी पे आ जाएं, तो शशांक भाई और हम जैसे लोगों की स्थिति बहुत आसान हो जाएगी। मैं तो वोटर हूँ, आप तो बेसिकली उनके प्रवक्ता हैं, मैं वोट देने के लिए तैयार हूं अगर आप उनका प्रतिपक्ष लेके आए। बिल्कुल। और एलावत जी यहाँ पर सीधा सा उदाहरण ये है कि जब भी कोई नया चेहरा और मजबूत चेहरा सामने आता है ना, तो वो सभी पर इफेक्ट डालता है। अगर हम 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का नाम अचानक से उठा और सभी इतने प्रभावित हुए कि भाई कोई बड़ा चेहरा, दिग्गज चेहरा आ रहा है, तो सभी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर यहां भी देखें तो कांग्रेस की स्थिति काफी कुछ बदल सकती है, लेकिन जो आपने कहा ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। अफसोस के साथ कुशल भाई एक बात कहनी पड़ेगी, बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहूंगा मैं। अब देखिए, जब भी कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उभरता है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है, बनने की संभावना होती है, मैं नहीं कहता बनता है, और उसका जनता में भी प्रभाव होता है, तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। आप सचिन पायलट के पिताजी, मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्ञानी जैल सिंह, इन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। आप इसे हत्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, परंतु दुर्भाग्य यह है कि देश की ऐसी पार्टी जो देश के लिए प्रतिपक्ष, मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस पूरी तरीके से बुरी नहीं, इनके फैसलों का परिणाम बुरा हो सकता है। मैं नेहरू जी के भी विरुद्ध नहीं हूं, ना मैं इंदिरा गांधी के विरुद्ध हूं, ना राजीव गांधी के विरुद्ध हूं, ना सोनिया गांधी के विरुद्ध हूं। इन सब ने कुछ ना कुछ अच्छे फैसले लिए। मैं सोनिया गांधी के भी विरुद्ध नहीं हूं, मैं राहुल गांधी के भी विरुद्ध नहीं हूं, परंतु दुर्भाग्य यह है कि ये आज की तारीख में सत्ता पाने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, एक आतंकवादी संगठन का प्रमुख, इनकी स्पीच को कोट करता है।
बिल्कुल। और उस लाइन को कांग्रेस के प्रवक्ताओं को फॉलो करना पड़ता है। ये दुख की बात है। शशांक रंजन भाई बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं। मैं इनको साधुवाद दूंगा और सम्मान करूंगा कि इनकी बातें राहुल गांधी तक ना पहुंचे, वरना ये भी रोज कम से कम कांग्रेस पार्टी में तो रहने लायक नहीं दिखेंगे। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल। और एलावत जी, जैसा आपने कहा कि उन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो ये आपका बयान सुनकर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सोचने लगा, जो अभी तक शायद खुलासा नहीं हुआ। बाकी शशांक रंजन जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे उसमें। हाँ, शशांक रंजन जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस से थोड़े बहुत नाराज हैं और फिर दूसरी तरीके की बातें कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी एक बार देख ले, जो होगा देखा जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के मूल विचारधारा को लेकर चलता हूं। कांग्रेस पार्टी की जो मूल विचारधारा है, जिसे राष्ट्रवादी विचारधारा कहा जाता है, मैं उस विचारधारा का संवाहक हूं और मैं इससे कभी विमुख नहीं होना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो विचारधारा की बात आती है, हमेशा जब भी गठबंधन किया जाता है तो एक ही बात हमेशा पार्टियां कहती हुई नजर आती हैं कि हम सबकी विचारधारा एक है, इसलिए हम गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब गठबंधन की पार्टियां ही एक दूसरे से नफरत करने लगे तो जनता को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये तो जनता का मूर्ख बनाने से लगे हुए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने से लगे हुए हैं। क्योंकि अब हम देखें तो बिहार में खुद अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस उनके सामने रहेगी। तो विचारधारा फिर कहां चली जाती है? देखिए, यह जो है राज्य विधानसभा का चुनाव है और इसमें सभी प्रकार की पार्टियों को अपने अपने स्तर से प्रतिद्वंदिता का अधिकार है। हमारा जो गठबंधन हुआ था वह मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रव्यापी स्तर पे हुआ था और आज प्रांतीय स्तर के चुनावों में अगर कहा जाए तो दोनों के समीकरण अलग होते हैं, दोनों में मुद्दे अलग होते हैं। नहीं, तो चलिए शशांक रंजन जी, जो भी है ठीक है। हालांकि नुकसान तो अरविंद केजरीवाल ने आपका ही किया हमेशा, चुनाव लड़ने के लिए ठीक स्वतंत्र हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, लास्ट कमेंट। पुष्पेंद्र भाई, मैं देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि मिलजुल करके रहें और कभी भी इस तरीके के बहकावे में न आए, क्योंकि जब जब चुनाव होता है तब हिंदुओं को बांटने के लिए कोई ना कोई प्रोपगंडा चलाया जाता है, चाहे कभी पीडीए के रूप में, कभी कभी भाषा के रूप में, कभी जाति के रूप में। तो सभी हिंदू भाइयों से मेरा एक ही आग्रह है कि एकत्रित रहें, संगठित रहें। नहीं तो जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदू खत्म कर दिए गए, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म कर दिए गए, बांग्लादेश से धीमे धीमे हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। वहां भी मठशाला थी, यज्ञशाला थी, धर्मशाला थी, मंदिर थे, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े व्यापार थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भागना पड़ा। अपने घर परिवार, खेत खलियान सब कुछ छोड़ करके आना पड़ा। मिल्खा सिंह को भी वहां से छोड़ करके भागना पड़ा। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े खिलाड़ियों को छोड़ करके भागना पड़ा। 1990 में कश्मीर से भागना पड़ा। तो ऐसे 200 अभी शहर हैं हमारे भारत देश में भी कि धीमे धीमे वहां से हिंदू समाप्त हो चुके हैं। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से एक ही आग्रह, निवेदन, विनती है कि एकत्रित रहें, संगठित रहें तो बचे रहोगे। नहीं तो जिस तरीके से धीमे धीमे जहां पर ये बहुसंख्यक होते हैं वहां ठीक है त्यागी जी, समय की कमी है। आपका, अभिषेक अहलावत जी का, शशांक रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा विवाद पर राजनीति गर्म है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर फिलहाल आरोप लगाने से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जिस हिसाब से शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो सिर्फ उसका विरोध किया जो 1 से कक्षा 5 तक तीसरी भाषा को अनिवार्य किया जा रहा था। ठीक है, फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।